हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान, उसमें वो अपन ने कल प्रस्तावना शुरू की थी। प्रस्तावना के बारे में कल पढ़ा था। और प्रस्तावना में जो संप्रभुता तक आया, वो जो पर्टिकुलर वर्ड, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो अपन है वो एक एक वर्ड पर चर्चा कर रहे थे। पहले तो प्रस्तावना पढ़ ली थी, फिर है वो अपन ने एक एक शब्द पर है वो विस्तार से चर्चा करने, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता का क्या मतलब है। और अपन आज उसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे कि जो अन्य जो प्रस्तावना में वो शब्द है, जैसे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका है वो क्या मतलब होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर आप अच्छे समय की राह देखने लगोगे तो जीवन भी कम पड़ जाएगा। मिले हुए समय को ही अच्छे बनाने की कोशिश करें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज अपन पढ़ेंगे जो प्रस्तावना में, जो अपन के कल अपने संप्रभुता के बारे में पढ़ लिया था कि संप्रभुता किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संप्रभु, कोई भी राष्ट्र संप्रभु तब होता है जब वो किसी बाहरी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और वो अपने सारे निर्णय है वो स्वतंत्र रूप से लेता है। तो आज अपन देखते हैं जो आगे शब्द है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद। तो समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद, सोशलिज्म। पहले तो समझा देता हूँ कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद वे विचारधारा होती है जिसमें है वो समाज के लोगों, जो कमज़ोर और जो ज़रूरतमंद लोग होता है, उनके वो संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसके संरक्षण को विशेष प्रावधान किए जाते हैं। और समाजवाद में है वो एक तो होता है साम्यवाद और एक होता है समाजवाद। इसमें वो थोड़ा फ़र्क होता है कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं। इसमें वो थोड़ा अपन देख लेते हैं क्या फ़र्क होता है। भारत एक समाजवाद राष्ट्र है, साम्यवाद नहीं है। भारत एक समाजवाद है, सोशलिज्म है। साम्यवाद जो है वो सोशलिज्म किस प्रकार पर अलग होता है, उसको अपन देखें। समाजवाद यानी कि जो हिंसक क्रांति को समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि जो परिवर्तन लाते हैं वो लोकतांत्रिक बदलावों से लाया जा सकता है, हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करते। समाजवाद में है वो हिंसक क्रांति नहीं होती है। जैसे कि समानता की बात करते हैं समाजवाद या सोशलिज्म, की समानता होने से स्वतंत्रता की बजाय ये वो समानता पर अधिक बल देते हैं कि लोगों में समानता होनी चाहिए। और ये है वो हिंसक, जैसे समानता लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी यदि कोई किसी के पास कम संसाधन है, किसी के पास अधिक संसाधन है, तो इसको समानता लाने के लिए साम्यवाद में जो होता है हिंसक क्रांति, लेकिन जो समाजवाद है उसमें वो हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करते हैं। यह है वो लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करते हैं कि भाई जो विचारधारा आप मानने वाले हो उस विचारधारा का अपना एक प्रमुख चुन लीजिए, उनको निर्वाचित कर दीजिए, फिर वो आपके वैसे ही नियम और कानून बनाएगा जैसा आप चाह रहे हो। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करता है समाज, हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन करता है। तो समाजवाद है वो हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। साथ ही इसके साथ है वो अपन यहाँ लिख लेता हूँ समाजवाद, और उधर साम्यवाद के भी बारे में देख लेते हैं। समाजवाद और इधर साम्यवाद, इसमें वो बेसिक क्या डिफरेंट होता है उसको अपन देखते हैं। दोनों जैसे ज़्यादातर सेम है, मतलब कि इसमें वो साम्यवाद में भी समानता की बात हो रही है, उसमें भी समानता पर बल दिया जा रहा है। इसमें वो हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं किया जाता है, यानी कि बदलाव लाने हैं, समानता लानी है तो लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव है वो समानता लाई जा सकती है, बदलाव किए जा सकते हैं। हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, वॉयलेंस को ये वो समर्थन नहीं करते हैं। जबकि साम्यवाद देखें तो ये हिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा का समर्थन करते हैं। यानी कि जिनके पास अधिक संसाधन है और जिनके पास कम संसाधन है, ये जो असमानता है, इनको वो जिनके पास अधिक संसाधन है उनको है वो हिंसा से उनको सबको समान किया जाए, और जिसके पास अधिक संसाधन है उसके पास है वो उनको उनसे छीन लिए जाए, और हिंसात्मक तरीके से भी छीन लिए जा सकते हैं।
और दूसरा समाजवाद में है वो यहाँ पहले लिखता हूँ संसाधनों पर संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होता है, अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। जब भी इसमें है वो संसाधनों है वो संसाधनों का जो वितरण होता है, संसाधनों का जो वितरण होता है इसमें तो है वो समानता के आधार पर होता है और आवश्यकता के आधार पर होता है। आवश्यकता सभी की समान होती है तो संसाधनों का वितरण भी इसमें समान होता है, संसाधनों का वितरण समान। जबकि इसमें वो संसाधनों का वितरण है वो योग्यता के आधार पर होता है, संसाधनों का वितरण है वो योग्यता के आधार पर। अलग अलग लोगों की अलग अलग योग्यता होगी तो वो योग्यता के आधार पर है वो संसाधनों का वितरण होगा। और इसमें संसाधनों का है वो समान वितरण होने की आवश्यकता के आधार पर वितरण होता है। किसके आधार पर? आवश्यकता है वो सभी लोगों की समान होती है तो इसलिए वो संसाधनों का वितरण भी है वो समान होता है। और साम्यवाद में है वो निजी संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। प्राइवेट नाम की तो कोई फर्म होना ही नहीं चाहिए, सब सार्वजनिक क्षेत्र के होने चाहिए, सरकारी होने चाहिए। यानी कि ये निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता है, निजी संपत्ति को मान्यता नहीं, लेकिन ये वो निजी संपत्ति को मान्यता देता है, निजी संपत्ति को मान्यता देता है। जैसे अपना है वो भारत है वो एक समाजवाद है, फेबियन जिसे कहते हैं समाजवाद, यानी कि भारत है वो साम्यवाद नहीं है, समाजवाद है। साम्यवाद से जो अलग होता है तो उसे वो फेबियन कहते हैं। तो भारत एक फेबियन यानी कि साम्यवाद से अलग है और भारत एक समाजवादी है जिसमें वो समाज के वंचित और कमज़ोर लोगों के जो प्रोटेक्ट उसके संरक्षण हेतु विशेष प्रोविजंस किए जाते हैं। और संसाधनों का है वो योग्यता के अनुसार है, योग्यता के अनुसार उनका वितरण किया जाता है और निजी संपत्ति को है वो मान्यता देते हैं। जबकि साम्यवाद में जस्ट इनका उल्टा होता है, ये हिंसा के तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं और संसाधनों का वितरण है वो समान या आवश्यकता के अनुसार होता है। जब और ये निजी संपत्ति को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते, निजी नाम की तो कोई भी चीज़ होने भी नहीं चाहिए, सब सरकारी होने चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंट समाजवाद और साम्यवाद में। और लेकिन अपना है वो भारत है वो एक समाजवादी देश है, समाजवादी कंट्री है। लेकिन 1991 के बाद है वो समाजवाद की जो विचारधारा है उसकी तरफ कम रुझान है और पूंजीवाद की तरफ है वो भारत है वो अधिक झुकाव है, उसको भी अपन देखेंगे आगे। तो ये था समाजवाद। और अब है आगे वाला शब्द जो प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद के बारे में समझ गए होंगे। यानी कि समाज में है वो समानता होनी चाहिए और जो भी गरीब वंचित वर्ग है उनके लिए विशेष प्रोविजंस हो और सबको है वो निजी संपत्ति की मान्यता दी जाए और संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो, ये समाजवाद के जो प्रमुख तथ्य है। और अब अपन देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जो प्रस्तावना में शब्द है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो भारत एक है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर है वो सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को वो धर्म के आधार पर है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता राज्य। और यहाँ पर है वो सभी धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करता। साथ ही है वो किसी धार्मिक स्वतंत्रता एक है वो मूल अधिकार है, यानी कि जो भी नागरिक है उनका मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता। जो भी धर्म के लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जिस भी धर्म को माने वो मान सकते हैं। और इसी के साथ है वो राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर भी नहीं लगाता। तो इस अपन कह सकते हैं भारत एक पंथ निरपेक्ष है। भारत है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ वो सभी धर्मों के लोग रहते हैं और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव वो नहीं करता। और
लोक नियोजन में वो सभी लोक नियोजन यानी कि सरकारी सेवा में सभी धर्मों को वो समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सरकारी सेवा में लोक नियोजन में सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर है वो उपलब्ध करवाते हैं। और इससे प्रूव होता है कि हमारा जो राज्य है भारत, वो एक पंथ निरपेक्ष है। इसी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और राज्य है वो किसी भी प्रकार का धार्मिक कर टैक्स नहीं लगाता। राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाता। जो पंथ निरपेक्ष है उसके बारे में देख रहे, धार्मिक कर नहीं लगाता। तो ये पंथ निरपेक्ष है। लेकिन जो हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो पाश्चात्य संस्कृति से के पास जो पाश्चात्य देश उनकी पंथ निरपेक्षता से अलग है। यूरोप में जैसे कि पंथ निरपेक्षता क्यों अपनाया, तो यूरोप में तो है वो जो चर्च है उसमें वो, यहाँ यूरोप की राजनीति में धर्म या चर्च का है वो अधिक रोल महत्व बढ़ गया था अधिक। और सारे उसमें वो अतार्किकता थी, यानी कि जो भी धर्म में लिखा हुआ है वो लोगों को मानना पड़ता है, भले उसके पीछे तर्क बिल्कुल भी नहीं होते, सारी अतार्किक बातें होती है। और वहाँ पर जो चर्च के जो मैन होते हैं, हेड साधु, उनको पोप कहते थे, तो वो कहते थे कि जो भी बाइबिल में लिखा हुआ है वो आपको मानना पड़ेगा, इसके कोई किंतु परंतु नहीं लगेगा। और ये और ईश्वर की इसमें रचना है, तो आपको वो इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते। तो उसमें वो तार्किकता को महत्व नहीं दिया जाता, अतार्किकता थी। इसलिए वहाँ यूरोप में है वो सामाजिक कुरीतियाँ और अन्य जो भी जो कुप्रथा होती है वो उत्पन्न हुई। इस कारण है वो वहाँ पर है वो प्रबोधन और पुनर्जागरण, प्रबोधन और धार्मिक सुधार जैसी घटना घटित हुई। लेकिन उसमें वो फिर ऐसा माना गया पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य कंट्री है यूरोप में कि धर्म है वो एक व्यक्तिगत विषय है, इसमें वो राज्य की हिस्सेदारी या राज्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मान सकता है। राज्य है वो धर्म जो भी नीति निर्माण करता है उसमें वो धर्म को ध्यान में नहीं रखता है, उसमें है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को ध्यान में रखकर ही जो भी नीति बनाता है। अपन यूरोप की, जैसे कि यूरोप में पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया तो उसकी बात करते हैं। वहाँ पर है वो धर्म को क्या माना गया है? व्यक्तिगत विषय, क्योंकि धर्म का हस्तक्षेप है वो राजनीति में बढ़ गया था और जिसके कारण कुप्रथाएं उत्पन्न होने लगी थी। और अतार्किकता के कारण है वो इसमें अतार्किकता थी ज़्यादा, और अतार्किकता के कारण वहाँ पर है वो अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न हुई थी। इस कारण वहाँ पर है वो पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार और प्रबोधन जैसी घटनाएं घटित हुई। फिर है वो इनको वो धर्म को माना उन्होंने कि धर्म एक है वो व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत विषय है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, यानी कि जिस व्यक्ति को जो भी मानना, आस्था एक आस्था का विषय है, आस्था का विषय, व्यक्तिगत आस्था का विषय है। और इसमें वो व्यक्ति स्वतंत्र है। राज्य है वो किसी भी नीति या कानून बनाने में वो धर्म को जगह नहीं देगा, बल्कि है वो कानून या विधि निर्माण में राज्य, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वहाँ पर विधि निर्माण में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि तर्क और मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। है वो ज़्यादा चीज़ें वो तार्किकता के अनुसार देखनी चाहिए जी, फैक्ट के अनुसार। और वहाँ पर है वो मानववाद यानी कि अभी लोगों के जो जीवन है, लोगों को किस प्रकार से उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, उनको कैसे खुश किया जाए, उनकी जो अब वर्तमान में जो जीवन है इस जीवन में उसको वो कैसे सुख सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इन पर ध्यान देना चाहिए। बल्कि न कि स्वर्ग लोक में क्या होगा, आगे क्या होगा, उसमें के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आगे की बात है वो स्वर्ग नरक की बात किसने नहीं देखी, जो वर्तमान में है इनको इनके जीवन को किस प्रकार सुलभ बनाया जाए, किस प्रकार है वो सुविधापूर्ण बनाया जाए। इस प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विचारधारा के साथ है वो विधि निर्माण करनी चाहिए। तो यूरोप में है वो राज्य को धर्म से वो अलग रखा गया पूरी तरह से। लेकिन हमारे यहाँ पर
धर्म को है वो राज्य से पूरी तरह से अलग नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को है वो समान संरक्षण उपलब्ध हो, इसलिए वो राज्य धार्मिक पहचान को मान्यता देता है। इसलिए वो यूरोप से हमारा जो पंथ निरपेक्षता है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए वो राज्य वो धार्मिक पहचान देता है, धार्मिक पहचान, जैसे कि अल्पसंख्यक पहचान देता है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग, उनके लिए वो विशेष प्रोविजंस होते हैं। और इसी के साथ ही राज्य है वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता है, यानी कि पूरी तरह से अलग नहीं है। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म है वो राज्य से अलग नहीं है, वो राज्य के साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है राज्य, यानी कि राज्य के धर्म में वो भूमिका निभा रहा है। और विभिन्न प्रकार के धर्मों के आधार पर है वो सब्सिडी भी देता है राज्य, अनुदान, धार्मिक अनुदान भी देता है राज्य। धार्मिक अनुदान भी देता है। तो राज्य से धर्म है वो अलग नहीं है, बल्कि राज्य है वो धर्म को पहचान देता है, विशेष पहचान देता है, और धर्म को है वो उनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। बल्कि यूरोप में है वो धर्म को पूरी तरह से वो राज्य की नीति निर्माण या राज्य की जो भी पॉलिसीज होती है उनको उनसे वो बिल्कुल अलग रखा गया है। तो ये फर्क था पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता का और भारतीय पंथ निरपेक्षता का। अब अपन देखें कि जो धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में थोड़ा देख लें। जो धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है वो है वो धृ धातु से हुई है, धृ धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और धर्म है वो, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि धारण करने योग्य। धर्म का मतलब धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य क्या होता है? धारण करने योग्य होता है कर्तव्य, कर्तव्य धारण करना होता है। इसलिए वो धर्म निरपेक्षता की जगह वो पंथ निरपेक्षता शब्द यूज किया गया है, यानी कि धर्म निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष तो कैसे, कर्तव्य से कोई अलग व्यक्ति कैसे हो सकता है? कर्तव्य तो व्यक्ति को धारण करने योग्य, और कर्तव्य तो सभी व्यक्ति नागरिकों के होते हैं, तो कर्तव्य से वो व्यक्ति को अलग नहीं रखा जा सकता, कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं रखा जा सकता। इसलिए वो धर्म निरपेक्षता की जगह है वो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता है वो, पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग किया गया, न कि धर्म निरपेक्ष। सेकुलरिज्म ने पंथ निरपेक्ष। तो ये था पंथ निरपेक्ष। अब अपन देखते हैं आगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब था? प्रस्ताव में जो वर्ड है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इसके बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये डेफिनेशन होती है लोकतंत्र की, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। इसमें वो ये एग्जाम जो भी डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन ने दी थी, और इसमें वो जनता के द्वारा ही शासन और जनता का ही शासन होता है, जनता के द्वारा और जनता के लिए। और पर लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार की, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार की वो जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है। अब अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो जिसमें वो विधि निर्माण या विधायिका या कार्यपालिका जो नीति निर्माण करती है, उसमें वो जनता की महत्वपूर्ण भूमिका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता की भूमिका होती है, यानी कि कार्यपालिका
वह विधायिका में जनता द्वारा प्रत्यक्ष है वो निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष भूमिका होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो विभिन्न प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3-4 प्रकार के रूप होते हैं, 4 प्रकार के। वो कौन कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप होते हैं उसको अपन देखते हैं। सबसे पहला तो है रेफरेंडम। रेफरेंडम ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार है। रेफरेंडम जनमत संग्रह, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो जनता द्वारा राय ली जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वो जनता के द्वारा राय ली जाती है। सीधा मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये होता है, जनता के द्वारा राय ली जाती है। और रेफरेंडम में होता है, इसमें वो विधायिका या कार्यपालिका संबंधित निर्णय में वो जनता के द्वारा राय ली जाती है और फिर उस जनता के द्वारा दी गई राय को लागू करना वैधानिक रूप से बाध्य है। नीति निर्माण या कार्यपालिका या विधायिका संबंधित कार्यों में जनता द्वारा जनता की राय ली जाती है तथा उन्हें लागू करना है वो बाध्यकारी होता है। रेफरेंडम में वैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार देख रहे हैं, वैधानिक रूप से बाध्यकारी। इसका उपयोग सामान्यतः जो विदेशी मामले उसमें वो किया जाता है। विदेशी मामलों में रेफरेंडम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जनमत संग्रह। जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तो वहाँ पर रेफरेंडम करवाया था, यानी कि लोगों ने ये माना कि हम भारत के साथ वो विलय होना चाहते हैं। लोगों की राय ये थी सिक्किम की जनता की कि हम भारत के साथ विलय होना चाहते हैं, इसलिए वो भारत को रेफरेंडम के सिक्किम को भारत में मिलाया गया रेफरेंडम के द्वारा। और दूसरा रूप देखें तो प्लेबिसाइट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा रूप कौन सा है? प्लेबिसाइट। इसमें वो जनता के द्वारा ली गई राय को वैधानिक रूप से लागू करना बाध्यकारी नहीं होता है। लोगों या जनता द्वारा ली गई राय जनता से ली गई राय वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी कि किसी मामले पर है वो जनता के द्वारा मामले पर है वो जनता की राय ली, तो राय वो जो विधायिका कार्यपालिका उसमें उनको लागू करना है वो बाध्यकारी नहीं होता है। घरेलू मामलों में इस प्रकार की वो राय ली जाती है। घरेलू मामलों में वो प्लेबिसाइट या लोगों के द्वारा जो राय ली जाती है उसको है वो सरकार को लागू करना है वो वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये अपन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने देखा रेफरेंडम, अब प्लेबिसाइट, और एक तीसरा रूप होता है राइट टू रिकॉल। इसमें क्या होता है? राइट टू रिकॉल। ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही रूप है और इसमें होता है कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी वापस बुला सकती है, रिकॉल कर सकती है। राइट टू रिकॉल करने का अधिकार है। यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुला सकती है। यानी कि राइट टू रिकॉल का अधिकार है। लोगों ने, जनता ने वो निर्वाचित करके प्रतिनिधि को भेजा विधायिका या कार्यपालिका में, फिर है वो उनको है वो उसके पास ये अधिकार होता है उनके पास कि वो जब चाहे तो वो उनको वापस भी बुला सकती है। तो क्या ये जो प्रोविजन है वो अपने भारत में होना चाहिए? सोचो।
कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को वो जब चाहे जनता तो उसको वापस बुला सकती है। आपने सोचा होगा कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा प्रोविजन हो गया तो फिर वो जनता है वो अपने निर्वाचित को बनाएगी और फिर उनको वापस बुला लेगी, फिर वो निर्वाचित करेगी, वापस निर्वाचित, ऐसे ही चलता रहेगा 5 साल तक। और फिर वो सरकार बिल्कुल भी काम सरकार को करने देंगे भी नहीं। तो ये है वो राइट टू रिकॉल का प्रोविजन हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है। ये सामान्यतः जो छोटे छोटे देश होते हैं उनमें ये वो सुविधा रहती है। अब चौथा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब पहल, यानी कि कानून बनाने में जनता पहल करती है और किसी विषय पर है वो निश्चित संख्या में वो किसी प्रस्ताव पर निश्चित संख्या में जनता उस पर हस्ताक्षर कर देती है, तो फिर उसको वो विधायिका में पेश करना जरूरी होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है जनता पहल करती है, जनता पहल करती है, यानी कि किसी प्रस्ताव पर निश्चित संख्या में वो जनता हस्ताक्षर कर दे और फिर है वो उसको फिर है वो विधायिका में पेश करना बाध्यकारी होता है। विधायिका में पेश करना बाध्यकारी होता है। और स्विट्जरलैंड में ये प्रोविजंस है। अब अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष देख लिया, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं उसको अपन देखते हैं। तो भारत में वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है कि जो जनता जो कार्यपालिका है, विधायिका में जो भी निर्णय लिया जाता है वो जनता के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वो कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका से संबंधित निर्णय वो है वो जनता डायरेक्ट नहीं ले सकती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकती है। जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो लेते हैं संबंधित निर्णय। तो ये अप्रत्यक्ष हुआ, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं पॉलिसी में निर्माण में। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सामान्यतः जैसे कि भारत में है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे कि एक तो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देख रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है, तो अपने भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। और भारत व ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन में किसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। और अपन ने देखा था संविधान के स्रोत जब बटे थे तब वो ब्रिटेन से ली गई अपना संसदीय शासन व्यवस्था। और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है, कौन देशों में, तो अमेरिका में वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। फिर है वो बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका में वो कार्यपालिका में लगभग जैसे कि स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। इसमें वो कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और 7 के पास है वो बराबर शक्तियाँ होती है और उनमें से वो चक्रीय रूप से एक को मुख्य बनाया जाता है, लेकिन शक्तियाँ सभी के पास समान होती है। तो ये अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें वो इस प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और बहुल कार्यपालिका जैसे स्विट्जरलैंड में है। और इसमें वो एक और प्रकार की जैसे एकात्मक और परिसंघीय,
एकात्मक शासन व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये अपन देख रहे हैं। अब एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि एक और प्रकार की होती है परिसंघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था। वो कहाँ पर है? तो अमेरिका में वो फेडरल है, परिसंघीय। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अपन ने देखा। अब अगला जो प्रस्तावना शब्द है गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अपन अब देखते हैं कि गणराज्य क्या होता है। रिपब्लिक, गणराज्य ये कहाँ से लिया है? गणराज्य वो अपने फ्रांस के संविधान से लिया है, अपन ने पढ़ लिया है ये। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य वो राज्य, जिस राज्य को गणराज्य कहेंगे उसमें है वो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बनता है। जिस राज्य में जो उनका प्रमुख है राष्ट्राध्यक्ष, वो वंशानुगत न बनकर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर बने, तो फिर है वो उसको है वो अपन गणतंत्र कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए जनता है, यहाँ पे जनता है, ये सरकार है, और यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष। शासन में यदि जनता की भागीदारी हो, शासन में जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी, तो उसे तो अपन लोकतंत्र कहते हैं। और राष्ट्राध्यक्ष यदि वंशानुगत हो, वंशानुगत न हो, तो उसे गणराज्य कहते हैं। यानी कि शासन में जनता की भागीदारी हो और वंशानुगत जो है वो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न हो, तो उसे वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि शासन में जनता की भागीदारी है और यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बनता है, इसलिए भारत है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जबकि अपन ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन कैसा राष्ट्र है? ब्रिटेन वहाँ पर है वो जो भी उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत बनता है, तो वो गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन है वो गणराज्य नहीं है, लेकिन लोकतंत्रात्मक है, क्योंकि शासन में जनता की भागीदारी होती है। तो ब्रिटेन है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र है, वहाँ पर लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत बनता है ब्रिटेन में। तो इसलिए ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। और अपन बात करें भारत की, तो भारत है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। जनता में शासन में जनता की भागीदारी भी है और यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बनता है। और अपन चीन की बात करें तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है वो शासन में जनता की भागीदारी नहीं है, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बनता है। वंशानुगत नहीं बनता है इसका मतलब वहाँ पर गणराज्य है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। चीन में है वो गणराज्य तो है, चीन एक गणराज्य है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। चीन एक गणराज्य है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शासन में जो जनता की हिस्सेदारी है वो नहीं होती है, जनता की भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जो उनका राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बनता है। तो ये अपन ने बात की किन किन देशों में है वो गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो आज अपन ने वो संविधान के जो मुख्य शब्द थे, संविधान के जो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसके बारे में अपन देख लिया। अब एक और शब्द है न्याय, उसको अपन है वो अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। न्याय कितने प्रकार का है? तो तीन प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार का न्याय दे रखा है प्रस्तावना में, और इसको अपन है वो जस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है।
चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।